नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका को ग्रेट बनाने का ख्वाब लेकर सत्ता में आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग क्या छेड़ी, अमेरिकी इकोनॉमी के फटे हाल हो गए। अमेरिका को ग्रेट बनाने का ख्वाब लेकर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में तो आए, लेकिन ईरान से जंग करके अपने ही देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश को अंजाम दे दिया। अब यह जंग ट्रंप और अमेरिका के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। बाइडेन की कमियों को गिनाने वाले ट्रंप के दौर में अमेरिका पर कर्ज दोगुना हो चुका है। 40 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज। और इस कंगाली की सबसे बड़ी वजह है ईरान के साथ छिड़ी वो जंग जिसने सुपर पावर की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और कर्ज के रफ्तार को बुलेट ट्रेन की रफ्तार में तब्दील कर दिया। ईरान के साथ जंग में अमेरिका पर ऐसा वित्तीय बोझ पड़ा है कि महंगाई आसमान छू रही है और कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिकी इकोनॉमी का दम फूल रहा है। सुपर पावर की इस हालत ने दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि जिस कर्ज के जाल में ट्रंप देश को निकालना चाहते थे, उसी कर्ज के दलदल में अमेरिका दिन ब दिन, घंटे दर घंटे धंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम की कहानी मैं आपको बताता हूं। हालांकि कर्ज पहले भी रहा, लोग ये भी कहेंगे, लेकिन सिर्फ आप ट्रंप के रिजीम में अमेरिका पर कर्ज का आकलन करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, राइट? ट्रंप के राज में अमेरिका पर कर्ज का भार बहुत ज्यादा बढ़ा। यूएस का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया है। यूएस ट्रेजरी विभाग के मुताबिक 40.447 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया गया है। जंग के लिए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर उधारी का भी सहारा लिया है। कर्ज बढ़ने का एक बड़ा असर ब्याज के खर्च पर भी पड़ता है। इसमें एक बड़ी भूमिका डोनाल्ड ट्रंप के उस टैरिफ के सनकपन ने भी निभाई। दुनिया भर में टैरिफ इंपोज करना भी ट्रंप को बहुत भारी पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका सरकारी बॉन्ड की यील्ड करीब 2 दशकों के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। निवेशक बढ़ते सरकारी कर्ज, महंगाई और वैश्विक आर्थिक जोखिमों को देखते हुए अमेरिकी बॉन्ड पर अधिक रिटर्न की मांग कर रहे हैं। आलम तो यह है कि कई देश अमेरिकी बॉन्ड बेचकर ज्यादा से ज्यादा सोने में निवेश करना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण जापान, भारत जैसे मुल्क भी हैं। अगर 2017 की स्थिति से तुलना करें तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के पहली बार राष्ट्रपति बनने के समय की तुलना में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज दोगुने से ज्यादा हो चुका है। नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं हुआ है, अमेरिका के घमंड का भी दमन हुआ है, जिसके दम पर वो दुनिया में इतराता था, गुरूर चलाता था। यानी उसके हथियार, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री, उसका पावर गेम। ईरान के हमलों के सामने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम उस तरह कारगर साबित नहीं हुई जैसा कि उम्मीद थी। नतीजा यह हुआ कि जो अमेरिकी हथियार दुनिया भर में धड़ल्ले से बिकते थे, उनकी डिमांड में भयंकर गिरावट आ गई। हथियार बाजार में अमेरिका का एकाधिकार भी अब खत्म होने की दहलीज पर है, क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि ईरान के हमलों के समय ये महंगे हथियार बेअसर साबित हुए और इनके मुकाबले में छोटे सस्ते ड्रोन्स बहुत कारगर साबित हुए। तो ये चंद वजहें हैं जिससे कि अमेरिका दलदल में फंसता जा रहा है। कुछ और इंपॉर्टेंट पहलू भी आप देख लीजिए। ट्रंप सरकार में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब किताब चल रहा है। अमेरिका 6 महीने से ईरान से जंग लड़ रहा है। जंग में अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया। सैन्य तैनाती से लेकर हथियारों पर बहुत ज्यादा खर्च किया। अमेरिकी सेना के रक्षा खर्च में अचानक भारी बढ़ोतरी देखी गई। भविष्य में 50 अरब डॉलर से अधिक अतिरिक्त फंड की जरूरत की बात ट्रंप सरकार कह रही है। अमेरिका के महंगे हथियारों को ईरान ने आसानी से नष्ट किया, जिससे अमेरिकी हथियार व्यापार को धक्का लगा और अब दुनिया का भरोसा कम और सप्लाई ठप होता दिख रहा है। आज मिडिल ईस्ट अमेरिकी सैनिकों के लिए किसी मौत के कुएं से कम नहीं। ईरान से चल रहे इस तनाव में अमेरिका को न केवल अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है, बल्कि उसके सैन्य बेस पर लगातार हमले हुए हैं। और अब तो इन सैन्य बेसों को दोबारा बनाने का खर्च भी अलग से सामने में है, जबकि इस युद्ध ने अमेरिकी सेना के मनोबल को भी हिला दिया है। अमेरिका के अंदर आर्थिक मंदी, खाड़ी युद्ध में मैदान में मिल रही चुनौतियां, दोनों ने मिलकर अमेरिका की लंका लगा दी है। दो पाटन के बीच में अमेरिका पिसता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में
ईरान ने अमेरिका के किन हथियारों को नुकसान पहुंचाया और कितना नुकसान हुआ? सिर्फ MQ-9 रीपर ड्रोन, हालांकि यहां आंकड़ा 30 का है, लेकिन कुछ आंकड़े 45 का भी नंबर देते हैं। $32 मिलियन का नुकसान एक का, तो टोटल आप जोड़ देंगे तो $960 मिलियन, लगभग $1 बिलियन का नुकसान। F-15E ईगल 5 गिराए, $80 मिलियन का नुकसान, ये यानी कि टोटल $400 मिलियन का नुकसान। F-35 लाइटनिंग विमान 2 गिराए गए, लगभग $150 मिलियन का नुकसान। A-10 थंडरबोल्ट 2 एक गिराया गया, $18.8 मिलियन का नुकसान। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर रिफ्यूलिंग विमान 7 गिराए गए, $280 मिलियन का नुकसान। E-3 अवैक्स सेंट्री जो कि एक निगरानी विमान है, एयर कमांड कंट्रोल विमान है, $270 मिलियन का नुकसान हुआ। इसको हैंगर में खड़े खड़े ईरान ने ध्वस्त कर दिया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर 21 मिलियन का एक, 2 गिराए गए, $42 मिलियन का नुकसान हुआ। सी हॉक हेलीकॉप्टर 40 मिलियन का एक, और एक का नुकसान हुआ, तो $40 मिलियन पानी में गए। ये तो मोटा मोटा आंकड़ा है जो मैंने आपके सामने रखा। अब दिक्कत यह है कि अमेरिका के सामने या तो जंग लड़ या इकोनॉमी संभाल ले, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस दलदल से निपटने के लिए छटपटा रहे। खबरें तो यहां तक है कि ट्रंप इस युद्ध को रोकने के लिए ईरान की शर्तों पर भी डील करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक पेच है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि आप होर्मुज एक बार खोल दो, बाकी सब कुछ अमेरिका संभाल लेगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ईरान यही जिद लेकर बैठा है कि होर्मुज किसी कीमत पर नहीं खोलेंगे, पहले अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाएगा। और अगर अमेरिका पहले नेवल ब्लॉकेड हटाता है, होर्मुज नहीं खुलता है, तो दुनिया भर में यह मैसेज जाएगा कि अमेरिका हार गया, इसलिए नेवल ब्लॉकेड हटा रहा है, जबकि होर्मुज अभी भी बंद है। डोनाल्ड ट्रंप सिंपल सी बात चाहते हैं कि आप पहले होर्मुज खोल दो, उसके हफ्ते 10 दिन के बाद हम ब्लॉकेड हटा देंगे, हम दुनिया को बता देंगे कि हमने होर्मुज खुलवा दिया, ईरान प्रेशर में आ गया और हम यहां से चुपचाप चले जाएंगे। तो इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी बच जाएगी और सैन्य तबाही को भी रोक लिया जाएगा। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है और यही संघर्ष का सबसे बड़ा विषय है। तो क्या $40 ट्रिलियन का कर्ज लेकर अमेरिका लड़ाई जारी रख पाएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। नजर अब्बास रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान से लाइव, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल पूर्णिमा जी आपसे, $40 ट्रिलियन का कर्ज और सामने ईरान के साथ जारी जंग, पीठ पर इतने बड़े बोझ को लेकर क्या अमेरिका जंग जारी रखेगा या इस जंग को खत्म करेगा? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पोज किया है। मैं बहुत दिन से कह रही हूँ कि फर्स्ट हमें ये सोचना चाहिए कि अमेरिका इस जंग में कूदा क्यों है। तो ये पहला गेम तो है ऑयल का, और वो ऑयल के साथ जो कनेक्टेड है यूएस डॉलर का है। और आपको याद दिला दूँ, ट्रंप ने कैंपेन ट्रेल में भी बहुत जोर ज़बरदस्ती बताए थे कि ब्रिक्स को सस्टेन करने नहीं देंगे। वो व्हाट कम टू शव, ब्रिक्स विल बी डेड। सारे कंट्रीज डेड हो जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स का गोल्डन एज शुरू हो चुका है, ये सब बताए थे वो कैंपेन ट्रेल में। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो खेल है सिर्फ हमारी एग्जिस्टेंस की नहीं है, ये डोमिनेंस की खेल है। और ये ऑयल का गेम और यूएस डॉलर का गेम अगर खत्म हो गया तो अमेरिका भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू दिस वाज द मेजर गेम द यूनाइटेड स्टेट्स प्लेड इन द वर्ल्ड। आज तो लिटरली वो यूनिलैटरल एक रूलर बन चुका है। वेदर आपने यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करें या नहीं करें फर्क नहीं पड़ता, वो एम्परर बन चुका है। सो आज जो खुल के आ रहे सारे जो मागा बोलते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प इज द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, इज इट्स इम्प्लाइड, इट्स ऑल्सो अंडरस्टूड दैट वो अमेरिका इतना पावरफुल है किसी कोई उसको टक्कर नहीं लगा सकता। आपको याद दिला दूं, इनिशियली ईरान को भी बोला गया था कि ईरान ने 2 दिन भी नहीं टिकना था, लेकिन 2 दिन क्या, 2 महीना क्या, वो तो लिटरली 6 महीना खींच लिए। तो इस जंग अभी खत्म नहीं होने वाला है। जस्ट फ्यू डेज एगो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज गोइंग टू बी ए यूएस टेरिटोरी।
you we have to understand this is no longer just a military action. It is a war. It will stand, and it's not just about Strait of Hormuz also. आप मलाका ले लीजिए, जिब्राल्टर ले लीजिए, आप सुएज कनाल, पनामा ले लीजिए, ये सब these are पार्ट ऑफ द गेम। एक तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को उन्होंने बताया था कि कोई यहाँ पे आ नहीं सकता, लेकिन दुनिया के हर जगह में अमेरिका का डोमिनेंस होना चाहिए। तो अब जो एजेंडा है, इट्स अबाउट आई एम गोइंग टू हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट। जो बोलते हैं ना कि हम खाएंगे भी रखेंगे भी, तो ये अमेरिका बोल दिया है। उनका एजेंडा क्या है कि ये एजेंडा लिटरली डिफेंस स्ट्रेटेजी है। इसीलिए हमारी डिफेंस डिपार्टमेंट को वॉर डिपार्टमेंट बनाया गया है, रीनेम करा गया है। उसका कॉस्ट भी हमारे ट्रेजरी दे रही है, बेसिकली ऑब्वियसली टैक्स पेयर्स दे रही है। और हमारे जो सिचुएशन यहाँ पे है कि बिना वॉर का हम रह ही नहीं सकते। America cannot sustain without a war, and this war is going to continue. It's not about Iran, it's not about Venezuela, it's not about Cuba, it's about literally dominating the world. And उसके लिए उनको कितना भी लोग मारना पड़े outside of America, वो करेंगे। और this is exactly what's happening. लेकिन पूर्णिमा जी, ओवर स्ट्रेच कर जाएंगे तो फिर यूएसएसआर की जैसे टूटने का भी तो खतरा है। आपका पैर उतना ही जाना चाहिए जितनी आपकी चादर हो। अगर आप उससे ज्यादा पैर बाहर निकालेंगे तो आपका चादर ही आपको कवर नहीं करेगा। आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया वाली बात है। कहते हैं नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो जब $40 ट्रिलियन का कर्ज है तो आपको तो अपनी इकोनॉमी को सुधारने पर जोर देना चाहिए, ना कि आप जाके ईरान में जाकर वॉर लड़ रहे हो। और उल्टा ये हो गया चेरी ऑन द टॉप की भाई आपका जो डिफेंस मार्केट था वो भी स्टेक पर आ गया। ना आपके F-35 चले, ना आपके एवैक्स चले, ना आपका जो है KC-135 स्ट्रेडो टैंकर चला, ना MQ-9 रीपर चला, ना आपका टॉमहॉक चला, ना आपके पैट्रियट चले, ना आपके इंटरसेप्टर्स चले। आपका कोई हथियार ही कारगर नहीं हुआ छोटे छोटे ड्रोन्स के सामने। तो दुनिया देखेगी कि अमेरिका का तिजोरी भरने के अलावा बढ़िया है कि हम छोटे ड्रोन्स पर फोकस करें। हम ईरान जैसी शायद 136 टेक्नोलॉजी अपनाएं, जिससे कि देश की भी रक्षा होगी, थोड़ा पैसा भी बचेगा, 4 पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खर्च करेंगे, और डिफेंस बजट भी जो है, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है किसी भी देश का, वो भी थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाएगा, उसमें भी थोड़ा पैसा बच जाएगा। रिजवी साहब, कैसे देखते हैं आप इसको? फिर मैं हिमांशी जी और आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा प्लीज। जी, आई थिंक आपका माइक चेक कराना पड़ेगा। मैं एक बार चेक कराता हूं। मैं हिमांशी जी का रिएक्शन लेता हूं। हिमांशी जी, क्या लगता है आपको? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, पैसा कम होना प्रॉब्लम नहीं है, या आप ब्याज दे रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है आपकी नीतियां कैसी हैं, आपकी ऑपरेशनल रेडीनेस कैसी है, आपके अलायंस कैसे हैं, और आपकी स्ट्रेटेजिक प्रेडिक्टेबिलिटी है कि नहीं है। अमेरिका जिस तरीके से वॉर में कूदा, और उसके 17 के जो पेंटागन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 17 से ज्यादा इसके सैनिक मारे गए हैं, और लगभग 757 के करीब घायल हुए हैं। अब ये जो सैनिक हैं, इनकी बीमारी का खर्चा, इनको जो कॉम्पनसेशंस मिलने हैं, और इनकी लॉन्ग टर्म जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो खर्चा है। आपके बेसिस डैमेज हुए, वो खर्चे हैं। आपको जिस तरीके से जितना आप डैमेज करा चुके हैं, वो सारी चीजों को अगर देखें तो अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है कि आगे कुआं और पीछे खाई। देखिए, ऑलरेडी जो उनको दहेज में मिला था वो डेफिसिट तो था ही, लेकिन जब उन्होंने टैरिफ लगाया तो उनको लगा कि शायद वो इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। अब देखिए, आपकी जो रेडीनेस है, ऑपरेशनल रेडीनेस है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि आपके सोल्जर्स, बिकॉज कि आपके डिफेंस के बजट आपका कम है, तो आप उनको ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। लड़ाई हथियारों से लड़ी जाती है, लेकिन आपके सैनिक उनको ऑपरेट करना जानते हैं क्या? उनको सही तरीके से ट्रेन किया गया है? जिन देशों के साथ में आपने जॉइंट एक्सरसाइजेस करनी थी, क्या अब वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जापान जैसा देश भी अपने आप को अलग से ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। वो फिर दूसरे देशों को ढूंढ रहा है अपने साथ में, जिनके साथ में वो जॉइंट एक्सरसाइज कर सके। ताइवान जैसा देश, उसकी संसद ने अब उसको बजट पास करके दिया है एक्स्ट्रा, जो कि बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्योंकि उनको भी अमेरिका पे भरोसा नहीं है। वो भी अब ये देख रहे हैं कि कल को ऐसा ना हो कि चाइना आके उनके सर पे खड़ा हो जाए।
क्या इस जंग से हमने जीता, क्या इस जंग में हमने हारा, वो सारी चीजें अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने डेफिनेटली पैसे से ज्यादा अमेरिका को उस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है कि नो डाउट अमेरिका के पास में चाहे कितने भी डॉलर के रिजर्व पड़े हों, लेकिन उनकी नीतियों की वजह से जो उसकी साख है, जो उसकी स्ट्रैटेजिक प्रिडिक्टेबिलिटी है, जो उसका मिस कैलकुलेशन है, जो उसकी फोर्स की रेडीनेस है और उसकी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, हर चीज पे फर्क पड़ा है। और यही चीज है कि कोई भी जो एक अमेरिकी होने में गर्व महसूस करता था, आज वो डाउट में है, क्योंकि अमेरिका के अंदर गैसोलीन के प्राइस बढ़ रहे हैं। वो चाहते थे कि अमेरिका में हम बिजनेस बढ़ाएंगे, लेकिन क्या सच में हथियारों के अलावा आप कोई और बिजनेस वहां पे कर सकते हैं? आप टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन आपसे अब ये लेना कौन चाह रहा है? जिस तरीके से आपने अपनी किरकिरी कराई है मिडिल ईस्ट में, आपके हथियारों को लेके अब डाउट हो गया, क्योंकि ज्यादा फिजिबिलिटी तो लोगों को लग रही है कि ईरान के हथियार जो इकोनॉमिकल भी हैं और जो डैमेज भी ज्यादा कर रहे हैं। सो देखिए, आपकी ताकत F-35 या सबमरीन्स या एयर कैरियर्स में नहीं है। आपकी ताकत होती है कि क्या आपके साथ जापान खड़ा है, क्या आपके साथ नाटो खड़ा है, क्या यूरोपियन कंट्रीज आप पे उसी तरीके से भरोसा करती है? नहीं करती हैं, क्योंकि आप ग्रीनलैंड पे जाके खड़े हो जाते हैं और फिर वहां पे डेनमार्क आपको जब आंखें दिखा देता है, आप पीछे हट जाते हैं। आप रशिया के साथ पंगे लेने की कोशिश करते हैं और आप चाहते हैं कि वो वॉर खत्म हो जाए, लेकिन आपके सेना में आपकी सत्ता में आने के बाद में वो तो वॉर चल ही रहा था, और आपने जो वॉर नहीं चाहते थे आपने वो भी शुरू कर दिए। तो आपने अमेरिका को एक ऐसे गर्त में डाल दिया है जहां से उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। और ये वॉर जो है उसी का एक नतीजा है कि उनकी नीतियां देश को न सिर्फ मिलिट्रीली वीक कर रही हैं, बल्कि इकोनॉमिकली भी बहुत वीक कर रही हैं। जी विवेक जी। जी आलोक जी, आपका टेक क्या है इस पर?